ओके, हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स की। इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स के अंदर इन्होंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल होते हैं। लेकिन उसके अलावा एक ऐसा हमारा एंजाइम है जो बॉडी के अंदर जेनेटिक वेरिएंट है बेसिकली, जो कि कम होता है जिसका लेवल जब लो होता है तो उसकी वजह से कुछ बिहेवियर्स का हायर रेट हो जाता है, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर, एंटी सोशल बिहेवियर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्रिमिनलिटी वाली थिंकिंग आना इंसान के अंदर। लेकिन इसके लिए बहुत एक शर्त है कि ऐसे बच्चों को अगर फिज़िकल मेल ट्रीटमेंट भी मिले साथ में, मतलब जिस्मानी तशद्दुद का भी शिकार रहें वो, तो ये फैक्टर और ज़्यादा राइज़ हो जाता है। लेकिन ऐसे ही बच्चे जिनके अंदर MAOA एंजाइम कम हो मगर उनके अंदर इस तरीके की जो रेट है इसका वो नॉर्मल ही रहेगा या इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा क्रिमिनलिटी का या कंडक्ट डिसऑर्डर का या बिहेवियर इश्यूज़ का, अगर वो फिज़िकली टॉर्मेंट का शिकार ना रहे हों या मेल ट्रीटमेंट का शिकार ना रहे हों, और वो लेटर लाइफ में भी जो है वो डिप्रेशन और सुसाइड वगैरह नहीं करेंगे ऐसे बच्चे। लेकिन वही बच्चे जिनको एडवर्स एनवायरनमेंट मिला है और जो है जेनेटिक वेरिएंट लो है और उनको फिज़िकली मेल ट्रीट भी किया गया है, तो फिर वो डिप्रेशन या सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। अब इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दी हैं, एक डैफोडिल फ्लावर्स की और एक ऑर्चिड फ्लावर्स की। बच्चों को नाम दिया गया कि कुछ बच्चे डैफोडिल फ्लावर्स की तरह होते हैं जो जेनेटिकली बहुत रेजिलेंट होते हैं। रेजिलेंट का मतलब ताकतवर होते हैं, फेस कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन से। रेजिलेंट कैन कोप अप। वर्नरेबल वो बच्चे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है, जो एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। अगर उनको इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ मिलें तो वो हार्म बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, उनको अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, उस तरीके के बच्चे होते हैं। तो डैफोडिल बच्चे जिनको हम जेनेटिकली रेजिलेंट होते हैं, फेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब आराम से वो चीज़ों की चेंजेस को बर्दाश्त कर जाते हैं या कोप अप कर जाते हैं उन हालात से। मगर ऑर्चिड वो बच्चे होते हैं जो वर्नरेबल होते हैं एनवायरमेंटल एडवर्सिटी से। जैसे ही उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस आएँ तो वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। लेकिन वही बच्चे जो ऑर्चिड हैं, मतलब उनके एडवर्सिटी उनसे बर्दाश्त नहीं कर सकते वो, लेकिन अगर उन्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर व पॉजिटिव रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यही वाली बात है कि प्रोमोट करना है आपको ऐसे बच्चों को। अगर उन्हें आप हाई क्वालिटी पेरेंटिंग दें तो बहुत अच्छी तरीके से हम उनकी वल्नरेबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं, हम उनको परेशान कुन हालात से बचा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिसेबिलिटी जो है वो उन्होंने डिफरेंट तरीके की डिसेबिलिटीज़ बताई कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बच्चों में किन किन वजह से होती है। अगर बात करें हम ऑटिज्म और ADHD बच्चों की, तो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत कॉमन होती हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर हाउएवर मे बी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इन चिल्ड्रन हु हैव रिड्यूस्ड वर्बल कम्युनिकेशन। किन बच्चों में साइकेट्रिक इश्यूज़ डिटेक्ट करना मुश्किल होते हैं जो बोलते बहुत कम हैं, तो उसमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है या ये मेंटल डिसऑर्डर है। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, उनमें डायग्नोज बेसिकली मुश्किल हो जाता है। चिल्ड्रन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आर ऑल्सो एट इंक्रीज रिस्क ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। जैसे अगर ब्रेन डैमेज है या कुछ एडवर्स हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान को, जैसे फिज़िकल डिसेबिलिटी में कान का ना होना है, तो अगर एक बच्चे का कान ही नहीं है और दूसरा कान भी जो है वो बहुत कम लिसनिंग पावर रखता है, तो उसमें उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बिहेवियर डिसऑर्डर होगा डिसेबिलिटी से रिलेटेड। अगर जो है एक बच्चा, उसके पैर नहीं हैं और वो कोई काम नहीं कर पा रहा है या उसके सामने कोई बच्चे खेल रहे हैं, तो वो भी अपने आप को डिसेबिलिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली ये, कि बच्चा अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहा या वो एग्रेशन शो कर रहा है ड्यू टू इनएबिलिटी या ड्यू टू द डिसेबिलिटी इन हिज लाइफ। तीसरा हमारे पास है इंडिविजुअल रेजिलेंस। अब हर बच्चा डिफरेंट होता है दूसरे बच्चे से। हमने जैसे कि अभी पढ़ा, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इजी टेम्परमेंट वाले हों या अच्छे IQ लेवल के साथ हैं या उनमें बर्दाश्त ज़्यादा है या अच्छी उनको अटैचमेंट्स मिली हुई हैं,
पॉजिटिव सेल्फ इमेज है, इफ़ेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, तो ऐसे बच्चे यूजुअली बच जाते हैं इमोशनल डिसऑर्डर से या मेंटल हेल्थ सिकनेसेस से। अब हम एक बात हमेशा याद रखें कि मेंटल हेल्थ को क्योर करने के लिए प्रिवेंशन उसकी मेडिसिन नहीं है, हमें बिहेवियर मैनेजमेंट करनी पड़ती है ऐसे बच्चों के साथ। तो हमने 3 रिस्क फैक्टर्स पढ़े जो इन बच्चों में होते हैं। एक तो जेनेटिक रिस्क होता है, सही है, हमने पढ़ा था जेनेटिक रिस्क, दूसरा रिस्क था डिसेबिलिटी, और तीसरा हमने पढ़ा इंडिविजुअल रेजिलेंस। हर बच्चे का अलग अलग है। अगर एक बच्चा बिल्कुल भी रेजिलेंट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्नरेबल है, मतलब हर चीज़ का अफेक्ट बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो फिर वो उसके लिए रिस्क है। तो ये थे हमारे 3 वो फैक्टर्स। थैंक यू सो मच। आई होप इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल।